खबरों का सारथी। पीएम मोदी आज करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों से 32वें सम्मेलन का उद्घाटन। 65 साल बाद भारत में हो रहा है आयोजन। वायनाड में राहत और बचाव कार्य का चौथा दिन, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 308, अभी भी शवों की तलाश जारी। वायनाड आपदा के बाद केंद्र ने पश्चिमी घाट के लिए ईएसए मसौदा जारी किया, 60 दिनों के अंदर मांगे सुझाव। जजों की छुट्टियों पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट। नीट एनटीए की निरस्त करने के प्रस्ताव का सरकार ने विरोध किया। भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शटलर लक्ष्य सेन ने जीता क्वार्टर फाइनल। हॉकी में भारत की बड़ी जीत। कृषि क्षेत्र में 25 करोड़ को मिला रोजगार। 17 साल से सर्वाधिक। फसल उत्पादक में सिर्फ 1.8% वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली से खबर। पीएम मोदी करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में होगा कार्यक्रम। पीएम करीब 1000 लोग पहुंचेंगे। दिल्ली से खबर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में होगा आयोजन। पीएम मोदी करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम करीब 1000 लोग पहुंचेंगे लोगों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में होगा सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में होगा सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन का उद्घाटन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 32 साल बाद ये कृषि के जो अर्थशास्त्री हैं उनका कार्यक्रम हो रहा है भारत में। भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में और खासकर किसानों के लिए और फसल पैदावार की अधिकता बढ़ाए जाने को लेकर जो बजट में व्यवस्था की है, उसी बजट की व्यवस्था के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था कि कृषि अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी चाहिए। इसी को लेकर आज दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में करीब 1000 अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। उनकी इस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे।
इसमें कॉन्फ्रेंस का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम रखा गया। यानी भारत सरकार ये चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में अब ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में कृषि का उपयोग हो, कृषि हो और फसलों की पैदावार हो। इसके साथ ही इसमें ये भी पर चर्चा होगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कृषि पर क्या फर्क पड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, प्रोडक्शन कास्ट में बढ़ोतरी कैसे हो, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट कैसी जैसी घटनाएं जो समस्याएं होती हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर कृषि अर्थशास्त्री जो भी प्रतिनिधि लगभग 1000 शामिल हो रहे हैं और तो इन सब ये चर्चा करेंगे और अपना विचार रखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को या फिर किसी भी देश को जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। उसके साथ ही फसल पैदावार को कृषि के क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जाए, तकनीक का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जाए। अब ऑर्गेनिक और कार्बनिक दोनों तरह के कार्बनिक और कार्बनिक फसलों की पैदावार पर जोर दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर इसमें अर्थशास्त्री अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत का विजन क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या है और भारत कृषि के क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है और भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए बाकी दुनिया के देशों को क्या संदेश देना चाहता है। इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री फोकस करके आज इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में होगा सम्मेलन। दिल्ली से खबर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बदायूं से है। बाइक सवार पति पत्नी को जिंदा जलकर मौत। हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से हुआ था हादसा। हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से हुआ था हादसा। डीएम ने जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। डीएम ने 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। बदायूं से खबर, बाइक सवार पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत। हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से हुआ था हादसा। डीएम ने 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। सीतापुर से खबर है, सड़क हादसे में बाल कांवड़ियों की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से मारी टक्कर। 2 अन्य बाल कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से मारी टक्कर। 2 अन्य बाल कांवड़िया भी गंभीर रूप से घायल। गोला से हम लोग जो कावर से कावर भर के गोला की तरफ गए। गोला से कावर चढ़ा के हम लोग फिर जो है टेढ़ेनाथ को जा रहे थे। तो अभी रास्ते में जो कुंभी मिल है वहाँ पे एक नल दिखा। हम लोग जो है वहाँ पे 7 समथिंग में 1 दर्जन लोग थे। वहाँ पे बाइक जो खड़े होकर थोड़ा पानी वानी पीने लगे। तभी एक तेज़ वाहन चलाता हुआ
वाहन चालक जो है पिकअप था, तो वो जो है 3 लोगों को टक्कर मार के भागने लगा, जिसमें से ऋतिक और क्या नाम है शिवा जो बरेली से खबर है, कोचिंग सेंटर सीलिंग के विरोध में ऐलान। बरेली से खबर, कोचिंग सेंटर सीलिंग के विरोध में ऐलान। आज जिले भर में बंद रहेंगे कोचिंग सेंटर। बरेली कोचिंग एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। नियमों के विरोध कर रहा प्रशासन, सीलिंग की कार्रवाई। केंद्र संचालक को बिना सूचना नक्शे पास होने के बाद भी कोचिंग सेंटर सील। आज जिले भर में बंद रहेंगे कोचिंग सेंटर। बरेली कोचिंग एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। नियमों के विरोध कर रहा प्रशासन, सीलिंग की कार्रवाई। सीलिंग की कार्रवाई। नियमों के विरोध कर रहा प्रशासन, सीलिंग की कार्रवाई। केंद्र संचालक को बिना सूचना दिए हो रही कार्रवाई। खबर बरेली से है, अपनी जान को खतरे में डालकर रील बना रहे युवक। बरेली से खबर, अपनी जान को खतरे में डालकर रील बना रहे युवक। बड़े हादसे को दावत दे रहे युवक। सोशल मीडिया पर युवकों का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। इस तरीके की रील बनाकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं युवक। देवरनिया थाना क्षेत्र के रीचा की पूरी घटना। बरेली से खबर, अपनी जान को खतरे में डालकर रील बना रहे हैं युवक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बरेली से शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, रील का क्रेज बढ़ता जा रहा है और लोग अब जान की जोखिम डालकर अपनी रील बना रहे हैं। और देखिए विशाल, लगातार जो रील बनाने का क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते जो बरेली का रिछा रेलवे हॉल्ट स्टेशन है वहां पर जो 3 से 4 युवक लगातार रील बनाने का कृत्य कर रहे हैं और अब इनका एक वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चलती ट्रेन पर कभी चढ़ रहे हैं और कभी उतर रहे हैं। तो इस तरीके के हादसों को ये युवक जो है दावत दे रहे हैं कि किसी तरीके से बड़ा हादसा हो। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो स्टेशन होते हैं उन पर बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वहीं
सीआरपी पुलिस की बात की जाए वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल रेलवे सुरक्षा बल पर भी उठता है कि आखिर किस तरीके से ये युवक जो है हादसों को दावत दे रहे हैं, और इसी तरीके से जब बड़े हादसे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी चुप्पी साध लेता है। फिलहाल के न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शानू तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली ट्रेन में रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से कुल्लू बारिश से तबाही, बादल फटने से अब तक 6 की मौत। कुल्लू में बारिश से तबाही, तिरपन लापता, 60 से अधिक घर टूटे। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। तिरपन लापता, कुल्लू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश से तबाही मची है। बादल फटने से अब तक 6 की मौत, 53 लापता, 60 से अधिक बहे घर। तिरपन लापता, 60 से अधिक के बहे घर। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। कुल्लू में बारिश से तबाही, यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है बादल फटने से। 53 लापता और 60 से अधिक घर बह गए हैं। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। कुल्लू में भारी तबाही देखने को मिली है बारिश से, जहां 53 लोग लापता हो गए हैं, 60 से ज्यादा घर बहे हैं और बादल फटने से 6 की मौत हुई है। बादल फटने से अब तक 6 की मौत। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, एक बहुत हृदयविदारक घटना है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी शिमला कुल्लू में इसी तरीके का मंजर देखने को मिला, तो आज फिर बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। निश्चित तौर पर विशाल, अगर आप पहाड़ी राज्यों को देखें तो आप अगर शुरू करेंगे उत्तराखंड से लेकर और आप वायनाड तक जाएंगे, वायनाड उस तरीके के अलग तरीके, वहाँ चट्टाने किसकी हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। तो एक आप देख रहे हैं, चाहे पहाड़ी राज्य हो, चाहे वायनाड जैसा स्थान हो, या जो ये इलाके हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, आप एक सिमेट्री देखेंगे। इन सब जो राज्यों, इन सब घटनाओं में आप एक तरीके से एक साम्यता देखेंगे, एक रूपता ये है कि विशाल, ये ज्यादातर जो लैंडस्लाइड हुए हैं या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो बादल फटने की घटना है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये पहले भी होती, लगातार हर साल ये होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि हर साल जब बादल फटने की घटनाएं होती हैं, इस तरह की लैंडस्लाइड घटनाएं होती हैं, और ये इतने वर्षों से हो रही हैं, मैं किसी सरकार विशेष, दल विशेष, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने वर्षों में हम आधुनिक की बात करते हैं, हम चांद पर चले गए हैं, हम बहुत सारी उपलब्धियां इस भारत में हासिल की हैं। विशाल, सबसे बड़ा सवाल ये है
कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने पर क्यों बात नहीं करते। जब संसद चलती है तो इसका अपमान, उसका अपमान, एक दूसरे का अपमान, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, इन पर हम बातें करते हैं। ये मूल मुद्दों को हम भूल जाते हैं। शिक्षा में जो हम बजट हमारा कम हो जाता है, रिसर्च में हमारा बजट कम हो जाता है, स्वास्थ्य में हमारा बजट कम हो जाता है। कोरोना जैसी महामारी के बाद अगर मौजूदा बजट को आप देखें तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद ये सोचना चाहिए था कि बजट बढ़े। अब शिक्षा में बजट कम करेंगे, रिसर्च में बजट कम करेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान या बादल और सर फटने का मुझे पूर्वानुमान तो ये भी लगता है कि जिस अगर तरीके से प्रकृति को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम ऑल वेदर रोड की बात कर लें, हम वहाँ पर निश्चित पुलों का तौर पर निर्माण देख लें, हम जो पहाड़ों के अंदर तक विकास की उस ज्वाला को डालने का काम कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रकृति हानि पहुंच रही है उससे। निश्चित तौर पर विशाल हम उसी बिंदु पर आ रहे थे, क्योंकि इसके कारण की जड़ में मैं जाना चाहता था। और जड़ ये है कि जब हम रिसर्च के लिए बजट नहीं देंगे, इसके बजट नहीं देंगे, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई पूर्वानुमान जैसी चीजों को लेकर बहुत हम सटीक व्यवस्था कर सकें। और ये हर बार सैकड़ों हजारों जाने जाती है, लोग बर्बाद होते हैं, लोग बचते हैं। इसके प्राकृतिक आपदा के नाम पर अरबों खरबों का बजट खर्च होता है, वो कि बहुत सारे लोगों की जेब में चला जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूँ। लेकिन ये दुखद है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वायनाड हो, या आप उत्तराखंड की बात हो। वायनाड में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 7 दिन पहले 10 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी कि इस तरीके की चीजें, गृह मंत्रालय ने दी थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर वास्तव में गृह मंत्री ने इस तरह की कोई चेतावनी दी थी तो उस पर काम वहाँ के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। उस पर कांग्रेस पार्टी आज विशेषाधिकार हनन का नोटिस अमित शाह के खिलाफ दे दिया कि आप जहाँ वहाँ 300 से अधिक लोग मर गए, आप इस तरह की गैर संवेदनशील बात करते हैं। तो एक अजब तरीके का माहौल, जो मूल मुद्दे हैं, जो जान माल के मुद्दे हैं, उनको राजनीति मौजूदा दौर की भटका रही हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। अब जो बात आपने विशाल कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम विकास के नाम पर हम पहाड़ों को, पर्यावरण को हम छेड़ रहे हैं, और पहाड़ों को अगर आप छेड़ेंगे तो उनका रौद्र रूप आपको दिखेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये जो भी पहाड़ी राज्य हो, खासकर उत्तराखंड में विकास के नाम पर इतना ज्यादा अत्याचार पहाड़ों के साथ में किया जा रहा है, पहाड़ों से इतनी बर्बरता की जा रही है, ड्रिलिंग चल रही है वहां पर, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग चल रही। जो सिलक्यारा टनल हादसा आप याद होगा, इतने मजदूर फंस गए थे, वो पूर्व में हमने देखा है, बारिश से पहले हमने इस तरह की चीजों को देखा है। और बाद में सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए और वो बात इलेक्टोरल बॉन्ड तक पहुंची, तो बहुत सारी चीजों पे देखना है। और जो पर्यावरण से हम छेड़छाड़ करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो पत्थर का जो बेस होता है, पहाड़ों का जो बेस होता है, वो बड़ा यूं कहें कि बहुत संवेदनशील होता है। जब ड्रिलिंग और धमक से ये सब चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो बेस खिसकेगा और लैंडस्लाइड और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होंगी। बारिश हर बार होती है, होनी चाहिए, क्योंकि बिना बारिश के कुछ जीवन में संभव नहीं। लेकिन इस तरह की आपदाएं, इसमें मानव जनित आपदाएं ज्यादा हैं। इंसान जब पत्थर और पहाड़ों से और प्रकृति से जब छेड़छाड़ करता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। दुख की बात यह है कि हमारी सरकारें, हमारे राजनेता, वो चाहे जिस दल के हों, चाहे चेहरा कोई भी हो, लेकिन वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, पहाड़ों से संवेदनशीलता वो नहीं दिखा पाते। और वो एक विकास के अंधी दौड़ में यूरोप और अमेरिका जिस अंधी दौड़ से निकलकर हमारी तरफ आ रहा है, भारत की आइडियोलॉजी पर आ रहा है, भारत की पुरानी व्यवस्था पर आ रहा है, लेकिन हम अभी विकास के नाम पर हम लगातार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। वो चाहे जंगल की बात हो, चाहे हंसदेव जंगल की बात हो। एक तरफ हम कहते हैं कि माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ लाखों पेड़ हम काटते हैं विकास के नाम पर, विशाल। तो ये बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जिस तरीके से हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी ने बताया कि जो लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके का विकास की बात की जा रही है, और जितना बजट हम दूसरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, उसका कुछ % अगर हम इन सब चीज़ों पर के लिए पुनर्नुमान हमें सही पता चल सके, उसको लेकर भी संसद में बात होनी चाहिए। क्योंकि हर बार ये होता है और हर बार ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर लगातार हम लोगों की मौत होते देखते हैं, चाहे वो वायनाड हो, उत्तराखंड हो या
आपका हिमाचल प्रदेश हो या कोई भी पर्वतीय इलाका हो। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का दमदार असर। एसएसपी अनुराग आर्या ने की बड़ी कार्रवाई। मामले में एसएचओ द्वारा लापरवाही करने पर एक्शन। सिरोली इंस्पेक्टर, हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी सस्पेंड। सिरोली अंतर्गत शिवपुर चंदूपुरा में 29 जुलाई को श्री मैकुलाल की पुत्री उम्र 20 वर्ष की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र लतीफ उम्र 21 वर्ष के साथ मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 1 अगस्त को रात्रि में दोनों बरामद हुए। कल 2 अगस्त को दिन में लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया और अभियुक्त सद्दाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कल रात्रि 11 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा अभियुक्त पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर चारपाई घर से बाहर निकालकर आग लगा दी गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। रात्रि में ही घटनास्थल निरीक्षण कर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एहतियातन गांव में किया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, अगर बात की जाए तो के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। जब के न्यूज ने खबर चलाई तो प्रशासन जागा है, पुलिस महकमे ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की है। देखिए विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से के न्यूज ने सर्वप्रथम इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बरेली जिले का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने वो हरकत में आया और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पूरे मामले में देर रात जो है जमकर बवाल हुआ और एक सिर्फ युवती के अपहरण को लेकर के ये बवाल हुआ था और जो पीड़ित परिवार था उन्होंने जो है जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी का भी प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जब के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई, उस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने एक्शन लिया है। सबसे पहले बात की जाए तो इंस्पेक्टर जो सिरोली इंस्पेक्टर हैं लव सिरोही और दूसरी तरफ उनका जो हल्का इंचार्ज है और तीसरी तरफ जो बीट आरक्षी हैं, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और इनकी विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है कि इन लोगों ने जो लापरवाही बरती है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और लापरवाही बरती गई और सजगता नहीं अपनाई गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो स्थानीय पुलिस थी और के न्यूज ने जिस मुद्दे को उठाया था कि जो सिरोली पुलिस है उसकी लापरवाही से ये बड़ा बवाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। और एसएसपी ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि जिन्होंने आगजनी का प्रयास किया और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने हाथों में लिया है, उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले में जांच की जा रही है। विशाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एसएसपी अनुराग आर्य ने की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। प्रयागराज से खबर, बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर के पौष इलाके में हुआ जल भराव। शहर के पौष इलाके में हुआ जल भराव। जॉर्ज पोल टाउन से भरा पानी। सीएमपी डिग्री कॉलेज के बगल में जल भराव। नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम फेल, लोगों को करना पड़ रहा मुसीबत का सामना। बारिश में सड़क पर चलना हुआ बेहाल। बरेली से खबर है, दरोगा का रिश्वत लेते हुए फोटो वायरल। बरेली से खबर, दरोगा का रिश्वत लेते हुए फोटो वायरल। दरोगा जितेंद्र रिश्वत लेते कैमरे में हुए कैद। वायरल फोटो, पैसे लेते दिख रहे दरोगा। जितेंद्र बहेड़ी कोतवाली में तैनात है दरोगा जितेंद्र।
दरोगा जितेंद्र रिश्वत लेते कैमरे में कैद। रायबरेली से खबर है, चोरों ने पुलिस गश्त की खोली पोल, चोरों ने पान की दुकान को बनाया निशाना। हाईवे किनारे पान की दुकान में की चोरी, दुकान से चोरों ने हजारों का माल उड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। दुकान से चोरों ने हजारों का माल उड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। खबर अमरोहा से, जहां दिल्ली में बेसमेंट की कोचिंग सेंटर में घटना के बाद अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम राजेश कुमार त्यागी के निर्देश पर प्रशासन ने जोया क्षेत्र के बेसमेंट में चल रही ब्यूटी पार्लर सहित 25 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब देने को कहा है। खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के अधिवक्ता क्षितिज सेंगर ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि अज्ञात व्यक्ति ने तमंचे से मेरे घर के बाहर गेट की तरफ फायर करके भाग गया। घर के बाहर फायर करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत गंगा चौकी क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास में आया है। इस फायरिंग में किसी व्यक्ति को किसी इंजरी नहीं हुई है। वादी क्षितिज सेंगर द्वारा तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना में घटना स्थल तथा उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा है। अभियुक्त गढ़ों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि क्षितिज सेंगर का जमीन संबंधी विवाद अजय सिंह के साथ 19 जुलाई 2024 को थाना क्षेत्र सचंडी में हुआ था और मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।